बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मौजूदा पेट्रोलियम जो डेवलपर हैं उनकी एसोसिएशन के जो मुतालबात थे, जिसकी वजह से मुल्क में मजमूई तौर पर हमें बहरान भी देखने में आया। लोग मारे मारे फिरते रहे और मुतालबात मान लिए गए हैं और मुतालबात माने ये गए हैं कि उनका मुतालबा 2 रुपये इजाफे का था, जबकि हुकूमत ने 99 पैसे का इजाफा कर दिया है और इसका इतलाक 1 दिसंबर से होगा। लेकिन बात यहां पर यह है कि क्या मुतालबात की मंजूरी ऐसी सूरत हाल के बाद ही हो सकती थी या इससे पहले भी मंजूरी हो सकती थी और इस नहज तक ना पहुंचा जाता? तो राना साहब से इसी से बात का आगाज करते हैं, फिर दीगर मंजरनामे भी। राना साहब, इस मुल्क के अंदर हमने ये देखा है कि एहतजाज के सिवा मुतालबात नहीं माने जाते, वो एहतजाज बरहक भी हो या वो एहतजाज ब्लैकमेलिंग के जरिए भी हो। आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मुझे एक बात बताएं, क्या ये एहतजाज, क्या ये मुतालबात किसी आम क्लर्क के थे, किसी मजदूर के थे, किसके थे? ये मुतालबा वो लोग कर रहे हैं, वो एसोसिएशन कर रही है जिसने पहले भी इस मुल्क के अंदर जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो ब्लैक मेलिंग की, पेट्रोल पंप पे मसनूई किल्लत पैदा की, अरबों रुपए कमाए। ये वो लोग हैं जिनके हवाले से कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये वो खरबपति लोग हैं जो मजीद खरबपति होने के लिए ब्लैक मेल करना चाहते हैं। देखिए, हमारी भी क्या आज बड़ी लंबी कतारें लगी रही, लेकिन कतारें भी किस तरह लगी रही, हमें ज़मीनी हकायक को भी देखना चाहिए। अब जिसको 1 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत थी उसने कहा यार आज मैं 5 लीटर ले जाऊँ, जिसको 5 लीटर की ज़रूरत उसने कहा आज मैं 20 लीटर ले जाऊँ। हमने ऐसी फ़ज़ा बना दी, ऐसी फ़ज़ा पेट्रोल पंपों पे बना दी कि जनाब वहाँ पे भी पेट्रोल महंगा बिकना शुरू हो गया और हुकूमत को मजबूरन इनसे जाके डील करनी चाहिए थी। पहले तो इनको पूछना चाहिए था ना यासर कि ये क्या तरीक़ेकार है। बज़ोर ताकत आते हैं जब भी चाहेंगे, अब 5 दिन बाद फिर ये बंद कर देंगे, 10 पड़ोस बाद कोई और आएगा वो बंद कर देगा। भाई ये मुतालबात होते किसी आम मजदूर के, तो हम समझते उसे मान लेना चाहिए था। इन लोगों ने तो सुबह इंदिया दिया था कि जो पेट्रोल पंप बंद है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब किसके खिलाफ होगी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। जो आज बंद है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो यह हुकूमत की कमजोरी है, और अगर कानूनी कार्रवाई करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये रियासत की जो है वो रिट कायम होगी। ये सोचना चाहिए, यह हुकूमत को फैसला करना चाहिए। अगर यही मुतालबात मान लेने थे तो फिर कल नहीं मान लेते। काफ़ी रोज़ से ये मामला चल रहे थे, काफ़ी दिन से ये बता था कि हड़ताल की कॉल है, काफ़ी रोज़ से ही चल रही थी कि 25 तारीख को हड़ताल की जाएगी। तो ये मामला पहले मान लेते। क्यों आजमाइश में बढ़ते हैं? क्यों पूरी कौम को जो आजमाइश में डालते हैं? तो मैं तो अगर आप हकीकी बात पूछें, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए था। जो पेट्रोल पंप बंद हैं उनको कैंसिल करते, उनको सील करते, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाते, ताकि उसके बाद पता चलता कि अवाम के साथ ये सब घिनौना खेल खेलने वाले जो हैं क्या किसी रहम का काबिल हैं या नहीं है। इस पे अगले पार्ट में जाके हम सियासी रहनुमाओं से भी वजूहात तलब करेंगे और उनके नज़रियात भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स के हवाले से। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का जो नया दावा है, इस दावे को लेकर सियासत में किस हद तक भूचाल आने वाला है और ये जो नई रिवायत जन्म ले रही है, ये रिवायत कितनी खतरनाक है? नहीं यासर, मैं आपको बता दूं, कल हमने कैप्टन सफदर साहब की वो गुफ्तगू सुनाई। अगर आज भी आप गुफ्तगू सुना सकें तो ये ज़रा गुफ्तगू पहले सुन ले, फिर मैं ताकि आपको बता दूं कि इनके मतलब क्या होने जा रहा है। चले मुलाहिजा कीजिए गुफ्तगू। इसके बाद एक सिनेमास्कोप फिल्म आएगी। सबसे सिनेमास्कोप पुराने लोगों को पता है, उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मजा आए देखने वालों को। वो अभी वो फिल्म आने वाली है। कौम को पता हो गया जी, हर चीज़ का पता हो गया है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। जी राना साहब। या सर, मेरे पास इतला ये है, मैंने कल इस पे बड़ी तफसीली बात हमने की थी, लेकिन आज आपको नई बात दे देते हैं, बड़ी खबर दे देते हैं। मेरे पास इतला ये है कि कैप्टन सफदर समेत दीगर लोग जिन्होंने पिछले चंद दिनों में बड़े बड़े दावे किए हैं, जिनको खासकर कैप्टन सफदर ने जो दावा किया, और दावा नहीं किया बल्कि ये चैलेंज दिया ना उन्होंने, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा भी पहले कर चुकी हैं, लेकिन इन्होंने तो खुल के वो जो कह दिया, कोई स्विमिंग पूल में है, कोई वॉशरूम में है, इन्होंने तो मंजरकशी कर दी। इस तरह जिस तरह ये उस फिल्म के प्रोड्यूसर, राइटर, कैमरामैन,
सब कुछ ही है। आप बिल्कुल लगता है करैक्टर भी यही है, ये सारा कुछ यही है। मैं जो जिस तरह उन्होंने हंसते हुए वो सारा कुछ पेश किया है, मेरे पास इतला यह है कि इस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई होने जा रही है, बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। और इस सिलसिले में कुछ माहिरीन जो हैं, कानून के माहिरीन जो हैं, उनसे राय भी ले ली गई है। ये बाकायदा आज ये काम शुरू हो गया है, और काम ये इसलिए शुरू हो गया है कि वो जानना चाहते हैं कि जनाब इसमें हकीकत क्या है। ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, कौन जितने बड़े दावे कर दिए। मरियम ने दावा किया 1 साल पहले, बल्कि उससे भी थोड़ा कुछ अर्सा पहले, उसके बाद फिर दावा किया, कैप्टन सफदा ने दावा किया, इससे पहले मियां जुवैल लतीफ भी कुछ कह चुके हैं, बाकी लोग भी कह चुके हैं। देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग मैनेज कर रहे हैं, या जाली बना रहे हैं, या मुबैना जो भी इख्तियार कर रहे हैं। ये क्या खेल खेला जा रहा है, किसके लिए खेला जा रहा है, मुल्क के लिए आगे क्या खौफनाक चीज़ आ रही है। इस पर एक तो पहला कानूनी कार्रवाई होगी, एक FIR दर्ज होगी, उसके बाद इन्हें बुलाया जाएगा यासर, इन्हें बाकायदा एक कमेटी में बुलाया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि जो भी आपके पास है यहाँ पे रखें, जो आपने दावा किया उसको साबित करें। और बड़ा सच शिकंजा कसा जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, शिकारी शिकार में अपने जाल में खुद फंस गया। ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, चंद दिन बाद आपको तमाम टीवी में ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब शिकारी खुद शिकार बन गया है, खुद अपने जाल में फंस गया है। और आने वाले ये जो फिल्में दिखाने वाले थे, इनके हवाले से बहुत अहम इकदाम होने जा रहा है। और ये सारी जालसाजी मुबैना जो चीज़ें हैं, ये भी सामने आ रही है। और मैंने पहले भी कहा था, कुछ करैक्टर सामने आ रहे हैं, और जब वो करैक्टर सामने आएंगे तो बड़ा खौफनाक, जब किरदार सामने आएंगे तो खौफनाक शिकंजा भी कसा जाएगा, और सूरत हाल मजीद गंभीर भी हो सकती है। नाज़रीन, इसी इशू पे, अलियम इशू पे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे। सियासी रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले हमने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालबात पे बात की, मुल्की मौजूदा सूरत हाल पे बात की है, एक तरफ उनके मुतालबात हैं, दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है, तो इसमें तज़ाद क्यों देखने में आ रहा है, इसी की वजाहत जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमशेद इकबाल चीमा साहब, वज़ीर आज़म अब भी कहते हैं कि पेट्रोलियम की जो ये सूरत हाल इस वक्त फ़ज़ा बन चुकी है, इस पर काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर कहते हैं कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो 9 रुपए का इजाफा चाहते हैं, जबकि हमारी चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से बात हुई, उनका ये मानना है कि हमने 2 रुपए इजाफे की बात की है, 2 रुपए का इजाफा भी हुकूमत नहीं करना चाहती, जिसमें से 30 पैसे उन्होंने वापस टैक्स की सूरत में ले लेने हैं। तो एक तरफ उनके मुतालिबात हैं, दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है, हम माने तो किसकी माने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिक आप कह लें कि पाकिस्तान की तारीख में हमारी हुकूमत 3 साल पिछले, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नून लीग की हुकूमत, ये जो मिनिमम टैक्स लेती रही हैं, लेवी प्लस GST, ये तकरीबन 32% से लेकर 62% तक, बल्कि 34% से लेकर 62% तक लिया गया है। ये जो पिछले सालों में, पिछले दिनों में, पिछले 4-5 महीने पेट्रोल महंगा हुआ है, तो उसका जो रिलीफ के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त, जो हमारी हुकूमत है, पिछले 3 महीने की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो टैक्स लिया गया 17%, कुछ देर 21% रहा, कोई 17% रहा। ये तारीख का शायद पिछले कोई आप कह लें 2008 के बाद मिनिमम है, या अगर 2002 के बाद देखेंगे तो ये मिनिमम है। इसमें GST ऑलमोस्ट 0 पे रहा, कुछ दिन 1 रुपये 15 पैसे था, फिर वो भी 0 हो गया। फिर IMF के साथ जब आपका एक प्रेशर आया तो थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो बेसिक से ये था कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया कि हम इस खित्ते में जो 21 ममालिक जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उनके अलावा जो मुल्क भी तेल इम्पोर्ट करते हैं, उन सबसे सस्ते हैं। लेकिन यहाँ पे डीलर एसोसिएशन कहती है कि हमारा जो 3.5 रुपये के लीटर पेट्रोल का खर्चा, अपना प्रॉफिट है 3.5 रुपये 75 पैसे, इसे को 6.5 रुपये कर दिया जाए। अब तकरीबन ये ऑलमोस्ट 90% इसमें रेज है। 90% रेज उस वक्त दी जाए कि जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस सारे कुर्बान कर दे, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। तो उस वक्त डीलर एसोसिएशन का मुनाफा या पेट्रोल पंप का मुनाफा दुगना करना, उसको तुक नहीं बनता कोई। सो मैं समझता हूँ कि हड़ताल नहीं कहा कि अवाम को रिलीफ मिले, अवाम को रिलीफ दिया जाए। मुझे बता दें कि अब तक कोई एक चीज ऐसी बता दें पेट्रोल समेत जिसमें अवाम को रिलीफ मिले।
देखिए इसमें कोई चीज़ आइसोलेशन नहीं होती है और कोई चीज़ राणा साहब एब्सोल्यूट नहीं होती, ना एब्सोल्यूट होती है ना आइसोलेशन में होती है। आपने दुनिया के साथ चलना होता है। दुनिया के मुकाबले में अगर देखें तो आप इस खित्ते में अगर आटा देखें तो सारी दुनिया से सस्ता हम दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि आपका बांग्लादेश से, बंगाल से, क्या नाम है, इंडिया से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, भूटान से, नेपाल से, मैं उन मुल्कों की बात करूं जो हमसे गरीब हैं। फिर हम अगर बात करें तेल की, तेल मैंने बताया आपको कि ये मरहले हमसे 21 ममालिक जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अलावा सबसे सस्ता हम दे रहे हैं। अब अगर आपका गौर करें तो पिछले दिनों ये आफ्टर कोरोना, जो कोरोना पोस्ट कोरोना जो इफेक्ट्स हैं, इसमें आपकी चीमा साहब माजरत से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये तकरीबन ये बात 5 गुना महंगी हुई। ये जो आप जिन ममालिक का जिक्र कर रहे हैं, आप हमें ये भी बताना पसंद करेंगे उन ममालिक में आम आदमी जो है उसकी मजदूरी कितनी है, उन ममालिक के अंदर रुपए की कदर कितनी है, उन ममालिक के अंदर जो है हमसे बेहतर कितनी सहूलियत है। राणा साहब ये तीनों सवाल आपके बड़े पर्टिनेंट और बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनका जवाब ये है कि हम दुनिया के तकरीबन 2 तरह के जीडीपी होता है, नॉमिनल होता है और पीपीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी में हमको दुनिया के 40 मुल्कों से ज्यादा अमीर हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में हम पूरी दुनिया के 193 मुल्कों से सस्ती चीजें फराहम करते हैं। सो कम से कम दुनिया में 40 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इनकम भी हमसे थोड़ी है और हम उनसे चीजें सस्ती भी देते हैं। मसलन मैं जस्ट आपको बात करूं, आपके अफगानिस्तान में इनकम जो है, अफगानिस्तान की इनकम, आपकी एवरेज इनकम जो है 1/3 है आपसे, लेकिन आप उनसे आटा सस्ता दे रहे हैं, आप उनसे घी सस्ता दे रहे हैं, आप उनसे तेल सस्ता दे रहे हैं। सो इसी तरह आप कह रहे बांग्लादेश की इनकम हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन हम उनसे काफी सस्ते हैं। हम पीपीपी में बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इसके अलावा इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, वहां ये सब ममालिक ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा अफ्रीका की बात कर, मैं कह रहा हूं कि ये देखें, इसमें मैं आप कह लें कि बांग्लादेश की ज्यादा है, बांग्लादेश की ज्यादा, लेकिन पीपीपी में जब जाते हैं तो आपकी ज्यादा है। फिर आप कह लें कि आपके अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी आपकी इनकम आपकी कम, उनकी आपसे कम है, लेकिन चीजें महंगी हैं। सो हम अगर महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बेहतर हैं, हमारी परचेजिंग पावर बेहतर है। मसलन जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि मिसाल देता हूं मैं कि इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है कि न्यूयॉर्क में कोई चीज कितने की मिलती है। न्यूयॉर्क में जो चीज 100 रुपए की मिलती है, पाकिस्तान 18 रुपए 30 पैसे की मिलती है। वो इसके बाद सेकंड जो नंबर आता है अफगानिस्तान आता है, 24 रुपए की चीज मिलती है। वही चीज बांग्लादेश में 32 रुपए की मिलती है, मिस्र में 32 रुपए की मिलती है, आप कह लें वियतनाम में वो 34 रुपए की मिलती है। सो कहने का मतलब ये कि हम वाकई जेन्युइनली हम सस्ते हैं, लेकिन चूंकि परचेजिंग पावर कम है और महंगाई है तो उसका सेक आ रहा है, उसका आप कहें हीट आ रही है लोगों को। इस वक्त अगर लोगों को कहें कि महंगाई नहीं, तो लोगों को बाकायदा गुस्सा आता है कि चीजें महंगी हुई हैं, डेफिनेटली महंगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आइसोलेशन में नहीं है। जितनी चीजें इंपोर्टेड थी वो ज्यादा महंगी हुई, जो लोकल थी वो नहीं महंगी। मसलन गैस पाकिस्तान में महंगी नहीं हुई, ये बहुत थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन एलपीजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एलपीजी 5 गुना महंगी हो गई है, कोयला दुनिया में 2.5 गुना महंगा हो गया। चीमा साहब कुली तौर पे अहाता करेंगे मौजूदा सूरत हाल अगर आप देखें और इसको जोड़ें गुज़श्ता पेट्रोलियम बहरान से, जिसकी तहकीकात भी हुई, नाम भी कुछ सामने आए, कार्रवाई हो सकी या नहीं हो सकी ये तो खुदा ही जानता है। आप ये देखिए कि उस वक्त भी जब बहरान ने जन्म लिया था, अगले दिन जाकर कीमत में इजाफा किया गया तो हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब था। तो क्या इस बार भी यही उम्मीद लगाएं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तभी पेट्रोल मिलेगा? देखिए पिछली बार जो था वो एक आप कह लें कि एक प्ले किया गया, उस प्ले किया गया तो हमें उस बात को एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करते हुए टाइम लगा, या हमारे कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनको सजा मिली, उस बात की सजा भी मिली, और आपके नदीम बाबर साहब जो है अल्टीमेटली सेक्रीफाइस हुए इस बात में। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो है, इस वक्त जो राणा साहब चूंकि आप बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम करते हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें ये जो पिछले दिनों 2 वाक़यात हुए हैं, एक ये आजकल पेट्रोल का हुआ है और पिछले दिनों एक हुआ है शुगर मिलों का। शुगर मिलों का मेरे सामने, चूंकि मैं उसी मिनिस्ट्री में हूँ या उसी मिनिस्ट्री में था मैं, तो वहां पे आप कह लें कि शुगर मिलें जो हैं, हमारे पास इस वक्त 6 मिलियन टन की चीनी की डिमांड है, 9 मिलियन टन खेतों में खड़ी है। यकम नवंबर को मिलें चलनी थी, उन्होंने मिले लेट की चीनी जिसे होना चाहिए था 80 रुपए किलो, आजकल 225 रुपए गन्ने का रेट है, 225 रुपए के हिसाब से। मैं चीमा साहब इस तरफ दोबारा आऊंगा, इस पे तफसीलन गुफ्तगू कर लेंगे। आप ये भी तो देखिए कि आपने दरामद की, सूरत हाल किस हद तक गंभीर हुई है। इसी बीच हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा पेट्रोलियम बहरान के ऊपर बात की जा रही है, आप इसे बहरान कह लें, कशमकश कह लें, दगरगूं सूरत हाल कह लें, कि इस वक्त अवाम सरापा एहतजाज भी हैं, मारे भी फिर रहे हैं।
एक तरफ डिमांड्स हैं डीलर्स एसोसिएशन की, दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ है। आप इसमें जायज़ मुतालिबात किसके समझते हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मसनूई बहरान है। इससे पहले भी जब पूरी दुनिया में पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया था तो उस वक्त नदीम साहब हुआ करते थे, गालिबन इनके पेट्रोलियम के स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र। उस ज़माने में भी कोई टीका कौम को लगा दिया गया था। उस वक्त भी कोई हफ्तों पेट्रोल दस्तयाब भी था जब पूरी दुनिया में बहुत ही सस्ता, तारीख का सस्ता तरीन मौके पे आ गया। तो उस ज़माने में हाई ऑक्टेन बेचने की कोशिश की गई। तो जब दुनिया में पेट्रोल महीनों सस्ता रहा तो पाकिस्तानियों को उस वक्त भी महंगी पेट्रोल यानी कि हाई ऑक्टेन खरीदना पड़ा। ये होती है या तो नाकिस मनसूबाबंदी, नाकिस पॉलिसी, नाकिस हुकूमत की गवर्नेंस, या फिर खुली इक़्तिदार है, करप्शन। या तो ये करप्शन है या नाकिस इनकी कारकर्दगी है। तो ये भी एक बहरान है जिसमें हो सकता है इसमें भी कोई गेम होगा पीछे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो इनके हुकूमत के जो सरकारी इदारे हैं उनके अदाद-उश-शुमार के मुताबिक के अरबों रुपए, और ये उनको फिर बाद में नदीम साहब रिजाइन करके चले गए। तो ये जो हुकूमत है मौजूदा, ये जो आज और कल, जो गुज़श्ता कल गुजर गया, जो आज लोग ऐसा लग रहा है जैसे भीख ले रहे हैं, इतनी महंगी पेट्रोल खरीद रहे हैं। पूरी दुनिया में अभी पेट्रोल फिर से सस्ती होनी शुरू हो गई, इस महीने के कम सतह पे आ गया। उसके बावजूद नहीं मालूम किस बात का इंतकाम ले रहे हैं पाकिस्तान के अवाम से मौजूदा हुक्मरां, के वो लोगों को किसी भी सूरत चैन नहीं देना चाहते हैं। ये आप देख लें कि करप्शन का और नेपोटिज्म का एक सिलसिला, इससे पहले जब दवाइयों का एक बहरान आया, पाकिस्तान की तारीख में दवाइयों का इतना बड़ा बहरान नहीं आया। जब इनके अब पार्टी के गालिबन जनरल सेक्रेटरी कियानी साहब, उनके दौर में सैकड़ों अरब का टीका लगाया गया पाकिस्तान के गरीब नादार मरीजों को, बुजुर्गों को, बीमारों को, बच्चों को। फिर इनके शुगर कमीशन ने कहा कि 300 अरब का फिर एक टीका लग गया, जो कि इनके अपने पार्टी के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल साहब निहाल हाशमी साहब, आपने एक पूरी चार्जशीट हुकूमत के हवाले से दे दी। नहीं है, एक पूरी चार्जशीट आपने दे दी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से। आपने उन्हें मेडिसिन से लेकर हर चीज़ पे, ठीक है ये आपका मौक़िफ़ है, बिल्कुल सामने आना चाहिए था। एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। कल आपकी लीडर मरियम साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल उन एक वीडियो बयान जारी किया, गुफ्तगू हुई जिसमें कैप्टन सफदर ने भी, मरियम साहिबा ने कल एक इतराफ़ किया कि मैंने 4 मीडिया हाउस को जो इश्तिहारात बंद करने का कहा था वो मेरी ही ऑडियो है और मैं इकरार करती हूँ। और उस वक्त वो मीडिया सेल की इंचार्ज थी जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। तो क्या आप क्या समझते हैं, इस हुकूमत ने तो बड़ा बुरा किया, मान लिया सारा कुछ। आपके दौरे हुकूमत में जो शब खून मारा गया, ऐसा होना चाहिए था? जी, आप सबसे पहले तो ये आप कम से कम क्रेडिट दें मोहतरमा मरियम नवाज को कि उन्होंने मुनाफकत नहीं की। उन्होंने कहा हाँ ये मेरी आवाज़ है। मगर बाकी पस मंजर मैं आपको बताता हूँ, उस मीडिया सेल में मैं भी अक्सर बेशतर जाया करता था, वो हमारी पार्टी का मीडिया सेल है, उसके गवर्नमेंट के मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नमेंट के निहाल हाशमी साहब, माजरत से मैं वही जानना चाहता हूँ ताकि अवाम जानना चाहती है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। उस वक्त मरियम साहिबा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर नहीं थी, उस वक्त मरियम साहिबा मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल की इंचार्ज नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके दौर के आपके कागजात, आपके उस वक्त के होते सब कुछ कह रहे हैं। तो फिर किस हैसियत से वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वो पार्टी का सेल बना हुआ था? मैं आपको हल्फिया कह सकता हूं कि मैंने 180H में मरियम नवाज को मुस्लिम लीग के मीडिया को हेल्प करते हुए देखा। उस वक्त उस मीडिया में एक सेक्शन के जुबैर साहब भी इंचार्ज थे। 180H में मरियम नवाज जो मुख्तलिफ हमारे इश्तहारात थे, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग थी, उन सबको मरियम हेड कर रही थी। मरियम सियासत में 2018 में नहीं है, 2013 से वो बड़े फुल फ्लेज तरीके से सियासत में, जब इलेक्शन हुआ हमारे 2013 का, उस वक्त भी जो लाहौर का मीडिया सेल था उसको वो ओवरसी करती थी। तो वो उनका प्रोगेटिव है। हमारे पार्टी के अगर कारकुन समझते थे कि फलाना मीडिया हाउस हमारा फलाना लोग, निहाल साहब दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं, इसको सम अप कर लीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दानिस्ता तौर पर जुज़वी तरीके से कुछ मीडिया चैनल्स को फैसिलिटेट किया गया और कुछ को नहीं किया गया?
नहीं, ऐसा नहीं, कुछ की बात नहीं। मीडिया हाउसेस अलग चीज है, सहाफी अलग चीज है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मीडिया हाउसेस बिजनेसमैन है और सहाफी आप जैसे दोस्त हैं जिनका उनके मुनाफा और नुकसान से निहाल हाशमी साहब, मीडिया हाउसेस क्या है, उसमें सहाफी काम करते हैं। निहाल हाशमी साहब, मीडिया हाउस के अंदर सहाफी काम करते हैं, सहाफियों का वो इदारा है। सुन तो लेना जी जी, अरे प्लीज सुन तो लेना, कोई रफाई इदारा तो नहीं है ना भाई, ये कोई रफाई इदारा। भाई मेरी प्लीज बात सुन ले। तो आपने जिनको मोरबे के इश्तिहार दिए वो रफाई इदारा था। आप उनमें जो लोग प्रोफेशनल जो है, जी जी बताइए कौन सा? मैं क्या फिर जिनको इश्तिहार दिए रफाई इदारा थे। देखिए, हुकूमत के जानिब से तमाम चैनल्स को इश्तिहार दिए गए, मगर पार्टी अपना राइट रिजर्व रखती है कि वो किसको इश्तिहार दे, उसको किस चलाया जाए। और चैनल्स जो हैं वो कोई रफाई इदारे नहीं है, वो बिजनेस हाउस हैं। और आप लोगों का हक बनता है कि आप अपना जो आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म जो दिखा रहे हैं, उसके बदले आपको वो मालकान दे। ये आपको तो हमने डायरेक्ट दिया भी नहीं इश्तिहार, वो बिजनेस हाउस के बारे में है। तो बिजनेस हाउस इज समथिंग डिफरेंट एंड सहाफत इज समथिंग डिफरेंट। चलें आपके पास इसी चीज पे निहाल हाशमी साहब दोबारा आपके पास आते हैं, इसी चीज पे आपके पास दोबारा आएंगे ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। आप क्या कहते हैं, आप जो कह रहे हैं वैसे ही है कि नहीं? चीमा साहब, आज एक कमेटी बन गई इन इश्तिहारात के हवाले से कि किसको कितना किस जगह नवाजा गया सरकारी पैसों से। क्या ये कमेटी बन गई, कमेटी पड़ गई है, इस कमेटी में कोई रिजल्ट निकलेगा? देखिए, एक तो रिजल्ट निकलेगा, दूसरी जो बात निहाल हाशमी साहब बड़ा सादा सा बना के, राणा सनाउल्लाह से थोड़ी देर पहले मेरा प्रोग्राम हुआ एक दो और लोगों से, तो बड़ा सादा सा बना देते हैं कि जैसे जैसे बड़ी मासूम सी है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में छांगा मांगा से शुरू किया और रिश्वत का बाजार या रिश्वत देना खरीदना, जजों को लगाना, साफियों को आप कह लेंगे रिश्वत देना, ये काम है। मरियम बीबी उसको ले गई हैं वीडियोज तक, लोगों के ड्राइंग रूम तक, लोगों के बेडरूम तक ले गई हैं उसे, लोगों के वाशरूम तक ले गई हैं उसे। सो मैं समझता हूँ कि ये खानदान में पहले सियासत में डिटेरियोरेशन लेके आए मियां नवाज शरीफ साहब, और आगे जो खान की जिंदगी है या एक मुआशरती जिंदगी है उसमें फर्दर डिटेरियोरेशन लेके आ गई है मरियम बीबी। सो एक सियासत को तो गंदा कर दिया इन लोगों ने। सियासत तो आप कह लें कि इज्जत की जगह नहीं रह गई, और सिर्फ सियासत नहीं बल्कि जुडिशरी भी नहीं रह गई, फौज भी नहीं रह गई कि हर बंदे को दावत दे। आप क्या, मैं वैसे कहूँ, ये जो कैप्टन सफदर है, कैप्टन सफदर बंदा जैसा बंदा छोड़ा हुआ जाके वो नक्शा कशी कर रहा होता है कि इस तरह का फैनमा होगा, इस तरह की वीडियो चलेगी, इस तरह के लोगों को लिबास पहने हुए होंगे। भाई आप किस तरह की बातें कर रहे हो? नाज़रीन, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल और पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उसकी किल्लत के ऊपर या ना मिलने के ऊपर अवाम जो सरापा एहतजाज हैं, इसके पीछे मुआशी मंजरनामा और हमारी मौजूदा मुस्तहकम मिजाजी किस हद तक हमें मुस्बत समत की तरफ गामजन कर रही है या फिर हम गिरावट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मुआशी इशारिये मुस्तकबिल में किस हद तक मुस्बत हमें दिखाई देते हैं, ये जानेंगे माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब बिलखुसूस सबसे पहले बात करनी है पेट्रोलियम लेवी के हवाले से और टैक्स के हवाले से। एक तरफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मानना यह है कि हुकूमत हमें सिर्फ और सिर्फ 45 पैसे का इजाफा दे रही है, जो हमें कबूल नहीं है। वो बढ़ भी जाए तो वो 85 पैसे का इजाफा है, हमें 2 रुपए का इजाफा दिया जाए। एक तो यह मुतालिबा। दूसरा, हुकूमत यह कहती है कि हमने गुज़श्ता अदवार के मुकाबले में सबसे कम जीएसटी और लेवी लिया है। इसमें किस हद तक सदाकत है? बहुत शुक्रिया, आपने कई नुकात उठा दिए हैं। तो बुनियादी चीज़ अगर ये है कि फरवरी 2020 में स्टेट बैंक और हुकूमत ने एक अजीब व गरीब फैसला किया, और वो फैसला ये किया कि कोविड-19 का आ गया था, तो ये फैसला किया गया कि डिस्काउंट रेट में ज़बरदस्त कमी की जाए, और इतनी कमी की जो सारी दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं की थी। हालांकि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान कम हुआ था। उसका मकसद उनका ये था कि शरह सूद को कम किया जाए, जो बैंकों से कर्जे मिलते हैं, ताकि लोग कर्जे लें कम शरह सूद पर और मईशत तरक्की करे। लेकिन लोगों ने जो है वो लेके इम्पोर्ट शुरू कर दी, गाड़ियाँ की इम्पोर्ट शुरू कर दी, और रुपए की कदर जो है वो तेज़ी से गिरनी शुरू हुई, चूँकि तिजारती खसारा बढ़ रहा था। लेकिन मसला उस वक्त ये आ गया
कि IMF की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जब अफरात-ए-ज़र ज्यादा होता है तो वो ये कहते हैं आप शरह सूद कम नहीं कर सकते। तो उन्होंने IMF के प्रोग्राम को होल्ड कर दिया बहाने से, अंदाजा ये था कि ये 15-20 दिन करेंगे, वो 20 महीने हो गया। 20 महीने जो होल्ड रहा, ये पाकिस्तान की तारीख में ये 23वां प्रोग्राम है, कभी भी इतना लंबा नहीं हुआ, चंद हफ्ते में सारा फैसला हो जाता है। ये पहली दफा हुआ है कि हमने 20 जो महीने तक उसको होल्ड रखा। इस दौरान में तिजारती खसारा आसमान पे पहुंच गया। सिर्फ मई से अब तक रुपए की कदर जो है वो 23 रुपया फी डॉलर गिर गई, और जुलाई से अक्टूबर 2021 तक तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, इंपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, और जैसे मैंने कहा कि 5-6 महीने में 23 रुपए गिर गए। और जारी हिसाबात का खसारा जिसको हम फाजिल की बात कर रहे थे, वो सिर्फ 12 से 14 अरब डॉलर पे पहुंच रहा है इस साल के आखिर तक, जो एक खौफनाक हद है। जबकि शरह नमू वो जो इन 4 वर्षों में रहेगी ज्यादा से ज्यादा 2.6% सालाना, जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5, और महंगाई दुगनी हो गई, यानी 2018 में 4.1 थी। शाहिद साहब, एक बात हर हुकूमती वजीर आके कहता है कि ये सारा कुछ जो है, तमाम मामला, महंगाई खासकर, ये पूरी दुनिया के अंदर यही चल रहा है और हम पूरी दुनिया के साथ हैं, तो इसमें क्या हकीकत है? देखिए, मैं कहता हूँ हमारा मुल्क है, तो हम तो अब जो हकीकत है वो बात करेंगे। आप अभी परसों स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, वो निकाल लीजिए। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि भारत में अफरात-ए-ज़र जो है महंगाई 4.5% है, मेरे मुल्क में 9.2% है। बांग्लादेश में भी महंगाई हमसे कम है और श्रीलंका में भी कम है। तो जो सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया था, हम वो खित्ते में आके क्यों रुक गया सिवाय पाकिस्तान के? इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत जो है, मैं उसकी मिसाल देना ज्यादा पसंद नहीं करता, मगर उनका अफरात-ए-ज़र 4.5% है, उनका ग्रोथ रेट जो है 9.2% है। हालांकि वह कोरोना से तबाही आई थी। हमारा ग्रोथ रेट 4% प्लस है और हमारी महंगाई जो है वो 9.2% है। ये पूरी खुद बहुत सारी स्टोरी आपको बता रही है। तो ये बातें तो सही इसलिए नहीं है, ये जो मैंने फिगर दिए तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में भी लिखा है, IMF की रिपोर्ट में भी लिखा है। इसका मतलब वाज़ेह है कि जो भी ये खराबियां आई हैं, इसका ताल्लुक हमारी हुकूमत की और स्टेट बैंक की कुछ नाकिस पॉलिसियां जो अशराफिया को नवाजने के ऊपर मबनी थी, और IMF के प्रोग्राम को जो होल्ड कराया 20 महीने तक, इतनी मईशत तबाह हो गई। डॉक्टर साहब, मैं IMF के प्रोग्राम पे दोबारा आऊंगा। वज़ीर आज़म के आज के मौक़िफ़ को लेकर उन्होंने IMF के पास जाने की वजूहात जो बताई हैं उस पर डिटेल से बात करूंगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो फिल वक्त पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालबात थे, ये हुकूमत मान सकती थी पहले ही और इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना ना करना पड़ता, या इसका हल कुछ और निकाल लिया जाता? अभी इतलात तो यही है कि मुतालबात मान लिए गए। नहीं, ये दुरुस्त है, खबर ये दुरुस्त है कि मुतालबात मान लिए गए हैं, मामला तय हो गए, तो इसको पहले नहीं रोका जा सकता? नहीं, देखिए ना, बात ये थी कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान में कल्चर रिवाज पा गया है कि मुख्तलिफ तबकात जो है, माफियाज जो है, वो ताकत के जोर पर अपने मुतालबात बनवाते, हुकूमत की रिट खत्म हो गई। कम से कम 2 ऐसी चीजें हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कुछ अरसे पहले 1230 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा कमाया, जो कि जस्टिस भगवान दास की रिपोर्ट में लिखा हुआ था, 1230 अरब रुपया। और उसको खत्म कैसे किया गया? एक गवर्नर साबिक के स्टेट बैंक के थे, उनको भेजा गया। उनके अल्फाज में बताता हूँ कि जराइम और गलत कारियां नेक नियति से की गई, उस पर लिख दिया फाइल। नहीं होता जराइम, 1230 अरब रुपये कोई बड़ी छोटी रकम नहीं है। इसी तरह आप अगर चले जाए जून 2020 में, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने हुकूमत को ब्लैकमेल किया, उन्होंने जखीरा कर लिया जो है वो पेट्रोल का, कहा जी हम नहीं बेचेंगे, और हुकूमत को मजबूर किया कि 4 दिन पहले उसको इंक्रीज करे रेट्स को, ऑगरा से बगैर पूछे। तो ये जो कल्चर डेवलप हो गया है। देखिए साहब, आप क्या समझते हैं जो मुआशी सूरत हाल हमारी, ये कभी बेहतर हो सकेगी? हुकूमत कह रही है कि दुरुस्त सिमत में जा रही है, आपको क्या नजर आता है? हुकूमत दुरुस्त कह रही है या कभी दुरुस्त हो सकेगी? देखिए, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मैंने अभी जो परसों स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो 2018 में हमारे इशारे थे, जिसको हम दिवालियापन के करीब कह रहे थे, 3 बेहतर हैं और 12 खराब हैं, और बड़ी खराबी आई है। यानी आप हैरान होंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 18 में आया था, उस वक्त वो 2019 में भी उससे कमाया, 2020 में भी कमाया, 2021 में भी आया। महंगाई का मैंने आपको बता दिया कि दुगनी हो गई। कर्जे, बैरूनी कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, कोई 10 अरब डॉलर इनके दौर में बढ़े हैं सालाना,
जबकि पिछली हुकूमत के दौर में बढ़े थे $6.9 बिलियन, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम तहकीकात करेंगे। तो उस वक्त तो कुछ बिजली के प्रोजेक्ट्स भी लगे थे। तो कई यानी बेशतर अशारियत 2018 से खराब हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि बजाय इसके कि दीपा पोती करें, हम एडमिट कर लें कि जनाब यानी हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमने गलत स्ट्रेटेजी बनाई और उसी हिकमत अमली के तहत हम मुस्बत समत की तरफ गामजन ना हो सके और हमें इस सूरत हाल का सामना है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपनी खामियों पर काबू पाकर बेहतर समत में गामजन हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मंजरनामे पे हमने गुफ्तगू की, सियासी मंजरनामे पे गुफ्तगू करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल दगरगूं होने के साथ साथ अपोजिशन को इस पर गुस्सा भी है। अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक भी चलाना चाहती है, अपोजिशन मुतहर्रिक भी होना चाहती है, मुत्तहिद भी होना चाहती है, लेकिन कहीं से सूरत हाल उनके मुवाफ़िक नहीं आ रही। उसकी वजूहात क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, पिछले दिनों PDM का सरबराही इजलास हुआ जिसमें यह तय होना था कि लॉन्ग मार्च की तारीख क्या होगी। तारीख का तयन नहीं हो सका। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस नहज पर है कि अवाम भी परेशान है। अवाम अब हुकूमत को कोसने के साथ साथ अपोजिशन को भी कोस रहे हैं कि शायद ये मिल बैठ के कोई हिकमत अमली तय कर चुके हैं, मुकमका हो चुका है, आपसी सूरत हाल के तहत ही मुल्क को आगे चलाएंगे। आप अवाम की परेशानी पर क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है तो शुरू से ही पार्टी के अंदर भी हमारा ये मौक़िफ़ था और पार्टी के इदारों में भी हमने यही अर्ज़ की थी साथियों के साथ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों पार्टी अपने मामलात के हवाले से, अपने करप्शंस के जो केसेस हैं उनके हवाले से। राना साहब, जो मेरा सवाल हाफिज साहब से है, क्या समझते हैं मुतवक्के तौर पे PDM की हिकमत अमली क्या हो सकती है? PDM है, पहला तो सवाल यह है क्या PDM है? नौजमातों का मजमुआ है। मजमुआ है भाई, मैं कब कह रहा हूँ मजमुआ नहीं है, बिल्कुल मजमुआ है। लेकिन PDM जिस मकसद के लिए बनी है, क्या वो मकसद है? क्या PDM उस मकसद पे काम कर रही है? क्या PDM हुकूमत को गिराने के लिए बनी थी ना, हुकूमत से यहाँ से बिल्कुल रुखसत करने के लिए बनी थी। PDM ने आज तक जो अपना पूरा एक चार्ट बनाया हुआ, उसमें से मुझे एक चीज़ बता दें जिस पर उसने अमल किया। इस्तीफे नहीं, धरना नहीं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक को भरपूर चलाना नहीं, एक माह में एक जलसा, उसके बाद 2 माह रेस्ट, फिर अगले माह जलसा, फिर अगले 2 माह रेस्ट। ये क्या है? PDM मुझे लगता है बदलते मौसम के साथ अपने जलसों का और अपनी चीज़ों का तयन करती है। PDM 9 जमातों का मजमुआ ज़रूर है, लेकिन PDM हुकूमत के खिलाफ एक मौसर तहरीक आज तक नहीं बन सकी है। बन सकी है तो मुझे बता दें, आप ही मुझे बता दें कोई बन सकी है तकरीर? राना साहब, अगर देखिए, आपके दिल में बड़ी हमदर्दी होगी, PDM होनी चाहिए। अवाम बेचारी पिस रही है महंगाई में, लेकिन मुझे बता दें कि अवाम के लिए कोई एक ऐसा बड़ा एहतजाज जिसमें अवाम के लिए हो PDM ने किया, मुझे बता दें ना, मुझे एक जगह बता दें। बेशतर शहरों में किया, क्या किया? जलसे रौनक शानक तो लगाई है। रौनक तो वो तो मदारी भी लगा लेता है। अभी आप एक फनकार को ले जाए, म्यूजिकल प्रोग्राम कराएं, अच्छा खासा लग जाता है। रौनक तो उसने भी लगा दी थी जो बीबी बाद में पकड़ेगी मीनार पाकिस्तान वाली। रौनक क्या हो? आप असल हम उन हकाइक की तरफ हमें जाना चाहिए यासिर साहब, जो हकाइक हैं। बदकिस्मती ये है कि मरियम साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें कहती हैं मैं हिला के रख दूंगी, अहम तरीन इंकशाफात करूंगी। PDM का कोई बंदा साथ नहीं बैठा। PDM का मतलब था कि PDM के लोग होते हैं। हाफिज साहब से हम ये बात पूछते हैं, हाफिज साहब ये एक बता दें, आपके दरीना पुराने साथी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो चाहे जब भी किसी चीज़ को फाइनल करने के लिए कॉल देते हैं, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलता है कि जिसको जो वो चाहते हैं वो हुआ ही नहीं। ये क्या वजह है? देखिए राना साहब, जो हमने शुरू में कहा था कि आप एक दलदल में खुद भी जा रहे हैं और अपने पार्टी JUI को भी ले जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है इस वक्त बज़ाहिर यकीनन वो हमारे मोहतरम है और उनको नुमाइशी उन्होंने सदर बना के बिठा दिया है, लेकिन उनकी अपनी हिकमत अमली यही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस दिन
उनके तर्जुमान और तमाम ये कह रहे थे कि इस इजलास में फ़ाइनल हमने सब कुछ करना है। और उसके बाद अब इजलास कई घंटा हुआ और बहस व तमीज़ के बाद अगले इजलास का फ़ैसला हुआ 6 दिसंबर को। और अब ये कहा जा रहा है कि पार्टियां जाकर फैसला करेंगी कि हमने क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जो हमारा मौक़िफ़ था और जो हमारे ख़दशात थे वो बिल्कुल सही है। और ये एक ऐसा मैच है जो फिक्स किया जा रहा है और उसमें शहबाज शरीफ आपने मैच की बात की हाफिज साहब, वो पहले सुनते थे कि फाइनल से पहले फाइनल होगा, अब तो ये लगता है कि हर फाइनल के बाद 2-4 फाइनल और पड़े हुए हैं। देखिए, फाइनल तो दूर की बात है, अभी तक तो लीग मैचेस में भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि माशाल्लाह इसमें मैं बिल्कुल बरमला कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब उसमें लगे हुए हैं उस फिक्सिंग के हवाले से। और फिर उसमें बाकायदा तौर पर एम्पायर का भी बड़ा है, यानी पहली बार है कि मैच फिक्सिंग में एम्पायर की शराकत भी नज़र आ रही है। और फिर ये है कि बाज़ बुक्की जो है ना, जो पैसे लगाने वाले हैं वो लंदन और दीगर ममालिक में बैठे हैं। तो ये तो बिल्कुल अब वाज़ेह हो गया है कि उन्होंने इस सिमत में नहीं जाना है। अलबत्ता ये है कि ये 3 महाज खोल चुके हैं। एक ये है कि PDM का महाज, और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो इस्तीफ़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी और ANP को जो है निकाल दिया, शोकाज नोटिस दे दी। और अब तो अपने पार्टी ये फैसले कर रहे हैं कि हमने आगे करना क्या है। जब पार्टियों ने कोई अब तक लाएअमल तय नहीं किया है इस इजलास के बाद भी, और 6 दिसंबर को भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर पीपल्स पार्टी और ANP को जो है ना, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए, इस्तीफ़े तो दूर की बात है, अब तक तो जो लाएअमल है लॉन्ग मार्च का, अब लॉन्ग मार्च इतना लॉन्ग हो चुका है कि वो मेरे ख्याल में शायद इंतखाबात का ऐलान होगा तो उसके बाद फिर वो कोई मार्च करेंगे। अब साहब, और फिर ये आप क्या समझते हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन जो 8 जमातों का एक मजमुआ है या 9 जमातें हैं, इसमें क्या ये अपोजिशन की तर्जमानी करती हैं? और क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब ठीक हैं या कोई नया हाथ होने जा रहा है? देखिए, 8 जमातें नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात है JUI, उसके बाद जो दीगर जमातों में है, ठीक है, महमूद खान चौधरी साहब की पार्टी है और सरदार साहब की है, यकीनन वो इलाकाई और सूबों की पार्टियां हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जब मुस्लिम लीग नून का बयानिया एक न हो और जब इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो, अब तो कोई किसी बच्चे से भी पूछ ले, किसी को ये शक नहीं रहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो सिर्फ मामलात को तय कराने के लिए हैं और मौलाना फजल रहमान साहब मामलात को उबारने के लिए हैं। और इसी तरह मरियम साहिबा जो है ना, उसी हवाले से वीडियो और ऑडियो के महाज को संभाला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी मसला इनके जो केसेस हैं उनका है। और यही बात हमने शुरू में भी बात की थी कि लंदन के हवाले से जो उनको रिलीफ मिली थी, वो भी आज़ादी मार्च, जिसको रेंटल मार्च में बदल दिया गया था, वो आगे बढ़े हैं। और इस वक्त यकीनन सबसे ज़्यादा नुकसान जमीयत उलमा इस्लाम और उन जमातों का है जो इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं कि जनाब हम जो वोट है उसकी इज्जत के हवाले से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी मसला तय है कि आप क्या समझते हैं, तारीख में इस अपोजिशन को किन अल्फाज में याद रखा जाएगा कि अपोजिशन मुत्तहिद हो के सामने आई? वो बज़ाहिर आप ये लगा लें कि वो बज़ाहिर मुत्तहिद है, अंदरूनी तौर पे नहीं है, और दूसरी तरफ एक हुकूमत ऐसी जो इत्तेहादियों के सर पे खड़ी है, उसको भी टफ टाइम ना दे सकी हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि उसमें जो सूरत हाल बिगड़ रही है उसमें अपोजिशन का कोई किरदार नहीं है, उसमें हुकूमत की अपनी नालायकी और अपनी जो नाकामियाँ हैं वो है। और जहाँ पर हुकूमत बची हुई है उसमें भी अपोजिशन का कोई किरदार नहीं है। और उसमें बुनियादी तौर पर ख़ुद जो मामलात हैं वो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि जो हुकूमत है उसके लिए जो इत्तेहादी हैं यकीनन
वो किसी हवाले से ही उनका साथ दे रहे हैं। और अगर वो छतरी और वो साहिबान और वो अम्ब्रेला हट जाए तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत नहीं रहेगी। अगर इत्तेहादियों का साहिबान हुकूमत से हट जाए तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत अपनी गलती कोताहियों की वजह से अवाम में मकबूलियत खोती जा रही है, इसमें अपोजिशन का किरदार कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, द लास्ट आवर से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।